हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई लर्निंग हब। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना एक डायग्राम दिखाया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। ये बहुत ही ना कॉमन डायग्राम है जो जर्नली हम हमेशा यूज़ करते हैं। किसी भी बुक में या नेट पे आपको ये डायग्राम मिलेगा जहाँ पे भी कंपोनेंट्स की बात आती है। ऐसा इसलिए है कि इस डायग्राम के अंदर हम मोस्टली जो बिल्डिंग के पार्ट होते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारी स्लैब हो गई, लिंटल है या विंडो है, ये सिल लेवल हो गया, छज्जा हो गया, फाउंडेशन, प्लिंथ लेवल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो हमें डायग्राम दिखाया हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं हम। देखिए, इसमें सबसे पहले हम किसी भी बिल्डिंग जब बना बेसिकली देखिए हम स्टार्ट इसको करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक बार फाउंडेशन का चैप्टर पढ़ा था। मैंने इसमें बताया था कि फाउंडेशन जो होती है वो हमारा बेस होता है हमारी किसी भी बिल्डिंग का। जो फाउंडेशन होती है वो सबसे हमारा लोअर पार्ट होता है और हमारा जो फाउंडेशन पे ही हमारा स्ट्रक्चर की सेफ्टी या लाइफ डिपेंड करती है। अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा है तो हमारा स्ट्रक्चर लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। यदि हमने फाउंडेशन में ही मतलब कुछ कमी कर दी, प्रॉपर उसको नहीं डिज़ाइन किया और बनवाया उसको, तो क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने जो फाउंडेशन, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ये जो लाइन है ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से नीचे ये एक फाउंडेशन के लिए एक्सकवेट किया, गड्ढा टाइप से खोदा, जैसे जितना हमें फाउंडेशन चाहिए था उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें फाउंडेशन बेड बनाया। ये जो इसमें पीपीसी लिखा हुआ है, ये पीपीसी नहीं, एक्चुअली ये पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मतलब ये सिर्फ कंक्रीट इसके अंदर हम फिल करते हैं। इसमें कोई हम रेनफोर्सिंग के लिए कोई मटेरियल जैसे सरिया वगैरह नहीं डालते। हम पीसीसी का एक बेड बनाते हैं। वो बेड हम इसलिए बनाते हैं कि जो इसके नीचे मतलब जो ग्राउंड लेवल है इसका या जो मिट्टी है इसके नीचे वो लूज़ ना हो जाए। मतलब अगर वो लूज़ हो गई तब भी हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा अगर हम बेस नहीं देंगे। दूसरा क्या है कि सपोज़ मॉइस्चर की वजह से जो इसके नीचे जो मिट्टी है, यहाँ नीचे की जो मिट्टी है, ये यहाँ पे यहाँ जो मिट्टी है हमारे फाउंडेशन के नीचे, इससे भी नीचे, तो क्या होगा, मॉइस्चर की वजह से वो स्वेल ना हो जाए, फूल ना जाए। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, पीसीसी का एक बेड बनाते हैं। उस बेड को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फिर हम फुटिंग बनाते हैं। वो स्टेप्स में बनाएं, हम टेपर शेप में बनाएं, या फिर जैसे इसने दिखाया इस तरह से बनाएं। ठीक है, जनरली हम स्टेप्स में बनाते हैं। स्टेप्स में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप वो उसका लोड मतलब इजीली और प्रॉपरली ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट उसके बाद आती है अर्थ फिलिंग की बारी। ठीक है, अब हमारी फाउंडेशन हो गई, यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड लेवल हो गया ये। ठीक है, ग्राउंड लेवल के बाद यहाँ पे कुछ अर्थ फिलिंग करी, कुछ मिट्टी भर के हमने ग्राउंड लेवल से ऊपर, क्योंकि हमें अपना घर ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर ही करना होता है, बनाना होता है। फिर यहाँ पे अपना हमने प्लिंथ लेवल, ये हमारा प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल तैयार कर दिया। मतलब ये हमारा ग्राउंड लेवल है, मतलब रोड का लेवल हो गया, और ये हमारा प्लिंथ लेवल जो हमारे घर का या जो हमारी बिल्डिंग है उसका लेवल है। यहाँ पे सबसे पहले हमने अर्थ फिलिंग करी, उसके ऊपर फिर कंक्रीट की फ्लोरिंग करी, देन हमने क्या किया, फ्लोरिंग टाइल्स लगा दिए। तो ये था हमारा, ये भी एक कंपोनेंट्स हो गया, फ्लोरिंग, अर्थ फिलिंग, ये सब हमारा एक बिल्डिंग का पार्ट है। इसी बीच में हमने क्या किया, जब कंक्रीट की लेयर लगा दी उसके बाद हम लगाएंगे डीपीसी की लेयर। कंक्रीट की लेयर लगाने के ऊपर फिर लगेगी डीपीसी की लेयर, जो हम डीपीसी भी लास्ट में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सब के बाद हम इसके ऊपर फिर शुरू करेंगे वॉल। ठीक है, अब सपोज़ मुझे इस वॉल के अंदर एक विंडो लगानी है, तो विंडो जो हम लगाएंगे
जहाँ से हम विंडो शुरू करेंगे लगानी उसे हम बोलते हैं सिल लेवल। ठीक। और सिल लेवल जो होता है वो हमारी बिल्डिंग का जो हाइट है, जैसे हमारा प्लिंथ हो गया, प्लिंथ से कम वो 90 सेंटीमीटर तो होना चाहिए ऊंचाई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो इसमें दिखाई दे रही है ये जो चीज़ है ये इसने लगाई है यहाँ पे 4 फीट हाइट की विंडो। ये हाइट है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है। 4 फीट हाइट की विंडो लगाई है। अब हमने लिंटल पढ़ा था। अब देखिए लिंटल का यूज़ कहाँ होता है। अब यहाँ पे हमने विंडो लगाई थी, इस विंडो के ये जो वॉल आ रही है और यहाँ पे हमने विंडो लगानी थी, तो इन दोनों के बीच में हमने लिंटल का यूज़ किया, क्योंकि देखो हमारी ये ब्रिक मैसनरी चल रही है और हमें जब विंडो लगानी है तो हम डायरेक्टली विंडो नहीं लगा सकते, इसके लिए हमने यहाँ पे लिंटल लगाया। लिंटल लगाने से क्या हुआ, जो हमारी विंडो है वो सेफ़ हो गई और हमारी जो वॉल है वो मतलब ऐसा नहीं होगा कभी भी कि मतलब लोड की वजह से या तो ये एरिया हमारा कोलैप्स हो गया, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसे लिंटल हमने विंडो के टॉप में यूज़ किया है वैसे ही लिंटल हम विंडो के बॉटम में भी यूज़ करेंगे। यहाँ से जो हमारी ब्रिक मशीनरी आई है इसके बाद हमने यहाँ पे एक लिंटल लगाया है, उसके बाद विंडो लगेगी। ठीक है। डायरेक्टली हम विंडो प्लेस नहीं करेंगे। लिंटल दोनों सेम है, बस डिफरेंस ये है कि इसे हम सिल लेवल बोल देते हैं और इसे हम लिंटल बोल रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि लिंटल ऊपर की साइड में यूज़ होता है विंडो के, और सिल लेवल जो होता है वो हमारा विंडो की बॉटम साइड में यूज़ होता है। अब देखिए क्योंकि यहाँ एक विंडो है, विंडो के बाहर यहाँ पे एक छोटा सा छज्जा, यहाँ हम सनशेड भी बोल सकते हैं, जो हमने बनाया हुआ है। ये हमने किस लिए बनाया है, क्योंकि सपोज़ अगर बारिश आती है और बारिश आती है और हमारी विंडो के ऊपर ये सनशेड नहीं है, आरसीसी का छज्जा नहीं है, तो क्या होगा, ये जो बारिश का पानी होगा वो हमारी विंडो को प्रोटेक्ट मतलब डैमेज करेगा। तो सनशेड इसको प्रोटेक्ट करेगा। सपोज़ बारिश हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है तो क्या होगा, पानी उससे हमारी पूरी विंडो को ख़राब कर सकता है। लेकिन इस छज्जे की वजह से क्या होगा, पानी इसके ऊपर से नीचे गिर जाएगा। और ये जो यहाँ पे थोड़ी टेपर शेप दी है वो इसीलिए दी है, पानी इसके ऊपर गिर के और इधर को फ्लश आउट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारी फिर आ जाती है आरसीसी स्लैब। सपोज़ अब हमारा एक फ्लोर हो गया कोई भी, ये हमारा मान लो ग्राउंड फ्लोर था ये, उसके बाद हमने फिर डाली स्लैब। स्लैब के ऊपर फिर वही हम मतलब कंक्रीट की स्लैब डाली, फिर मूरम डाल दिया, या फिर हमने एग्रीगेट्स डाल दिए। ठीक है। या फिर हमने उसमें, वो डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं या टेरेस बना रहे हैं। ठीक है। इस स्लैब के बाद फिर आ जाती है हमारी पैरापेट वॉल। अब ये देखिए कि ये जो है हमारी पैरापेट वॉल, अब हमारे इसके ऊपर कोई और स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया, ये हमारी टेरेस है। तो यहाँ पे जो वॉल है इसे हम बोलते हैं पैरापेट वॉल। ये हमारी क्या होती है, छत की जो बाउंड्री होती है, टेरेस की जो बाउंड्री वॉल होती है उसे हम बोलते हैं पैरापेट वॉल, जो कि जनरली हमारी 3 फीट या 1 मीटर की हम लेते हैं। ठीक है। और बेसिकली पैरापेट हम किस लिए बनाते हैं, मिस हैपनिंग होने से बचने के लिए। ठीक है। सपोज़ कोई बच्चा है या कोई भी हम बच्चे के केस में ज़्यादा कह सकते हैं, वैसे नुकसान तो सभी को है इस चीज़ का। अगर हम पैरापेट नहीं लगाते हैं तो ईज़िली कोई बंदा नीचे गिर सकता है यहाँ से। देखिए अब हम इसके कंपोनेंट्स को थोड़ा थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फाउंडेशन आप सारे ही पढ़ चुके हैं। फाउंडेशन बेसिकली अब ये देखिए किस तरह से, ये कंक्रीट का पहले बेड लगा रखा है, इधर ये कंक्रीट का पहले बेड पीसीसी बेड लगाया और उसके ऊपर फाउंडेशन डाली जा रही है। ये फाउंडेशन का स्टेप्स बना के उसके बाद यहाँ पे कॉलम लगाया जा रहा है। तो जैसे इस इमेज में फाउंडेशन का दिखाया हुआ है, फाउंडेशन एंड कॉलम का। तो फाउंडेशन का फंक्शंस हम जो है सारे देख चुके हैं। बेसिकली क्या होता है, फाउंडेशन लोएस्ट पार्ट होता है बिल्डिंग का, एंड हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसका पूरा जो लोड होता है उसको ग्राउंड से अर्थ में ट्रांसफ़र करता है। और होता क्या है, बेसिकली जितना भी लोड होता है हमारी बिल्डिंग का उसे इवनली सेफली डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जैसे जो हमारे स्मॉल हाउसेस, जनरली जो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग हम अपनी कह सकते हैं, जैसे हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, वहाँ पे जनरली जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है वो 1.5 मीटर तक रखी जाती है, मतलब इतनी तो रखते ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लिंथ लेवल।
प्लिंथ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इस इमेज में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिकली प्लिंथ होता क्या है। अब ये देखिए, ये जो एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये वाला डायग्राम, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। और इस ग्राउंड लेवल से जितना हमारा ये हमारी बिल्डिंग है, जो हमारा घर है, जितनी इस हाइट पे है, ये जो मेन, ये जो डिफरेंस है, ये हमारी प्लिंथ हाइट है। और ये जो लेवल है, ये हमारा प्लिंथ लेवल है। और जो हमारा ये वाइट वाइट यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल। ठीक है। जो प्लिंथ हाइट होती है वो 45 सेंटीमीटर तो हम कम से कम रखते ही हैं, मतलब 1.5 फीट, लगभग 1.5 फीट हो गया हमारा। और उससे ज़्यादा भी हम रख सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों में हमें ये देखना होता है कि इससे ज़्यादा और कम में, कि सपोज़ एक एरिया ऐसा है कि जो वेल डेवलप्ड है, वहाँ पे हमारे रोड का जो लेवल है वो बार बार जल्दी से नहीं उठना, तो वहाँ पे क्या है, हम इसको कम भी रख सकते हैं। लेकिन इन केस कोई ऐसा एरिया है जो अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पे ऐसा है कि हर 4 साल में, 5 साल में, कुछ टाइम में मतलब रोड का लेवल कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, तो उस जगह पे हम प्लिंथ हाइट को बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा जो, क्योंकि हम बिल्डिंग में तो पूरी अपनी कॉस्ट लगा चुके हैं, तो हमारा जो घर है, जो हमारी बिल्डिंग है, वो रोड लेवल से नीचे या रोड लेवल के बराबर में ना आ जाए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख के हम इसका लेवल घटाते बढ़ाते हैं। और दूसरा होता है क्या है कि जो प्लिंथ लेवल और प्लिंथ जो है, वो बेसिकली एक ऑफसेट क्रिएट किया जाता है बिटवीन दी ग्राउंड लेवल एंड सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल हमारा ये हो गया और सुपर स्ट्रक्चर हमारा ये वाला हो गया, ये पूरा हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्राउंड लेवल ये हो गया। ठीक। और बेसिकली प्लिंथ लेवल का जो मेन फंक्शन है वो है क्या, मेन फंक्शन है इसका, प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर। अभी यहाँ जो ये एंड आ रहा है ना, ये ग्राउंड है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है। बेसिकली होता है क्या है, सपोज़ अगर हमारा जो घर का लेवल है, अभी ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और हमारे घर का लेवल भी हम इसी लेवल में रखते हैं इन केस बहुत हैवी रेन हो जाती है, या जो वहाँ पे सपोज़ कुछ जगहों पे ओपन ड्रेन्स भी हैं, या किसी भी वजह से वहाँ पे वाटर का ओवरफ्लो या फ्लो होता है वहाँ पे, तो हम अगर लेवल चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो गंदा पानी होगा वो हमारे घर के अंदर एंटर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को से अपने बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अर्थ फिलिंग, जो हमने लास्ट बिल्डिंग कंपोनेंट्स की ड्राइंग में देखा था। अब देखिए अर्थ फिलिंग किस तरह से है। अब ग्राउंड लेवल से ऊंचा उठा के हमने एक ये लेवल तैयार किया है, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, ये वाला, ये एक लेवल ऊंचा कर दिया। इस लेवल को ऊंचा करने के बाद हमने ये क्या किया, प्लिंथ बीम्स, इन्हें हम प्लिंथ बीम्स बोलते हैं। ये हमारा जो प्लिंथ लेवल हमने फिक्स किया है वहाँ तक, उस लेवल तक हमने बनाए, ये प्लिंथ बीम्स हैं। और अब इसमें हमने ये जो इस तरह से ब्लॉक्स में बनाया है, वो ये है कि हमने जो जिस प्लान पे अपने घर को बनाना है, हमें कहाँ रूम चाहिए, कहाँ किचन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ना हम पहले ही इसमें डिसाइड कर चुके हैं। तो उस हिसाब से हमने ये सारे बीम्स और ये सब चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, यहीं से हम कॉलम भी ऊपर ले जाएंगे अपने। तो अब इस हॉलो स्पेस के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो स्पेस है यहाँ पे हमने जितना भी अपने घर को, जितना भी हम अपनी बिल्डिंग को ग्राउंड लेवल से ऊंचा उठाना था, उसमें क्या करा है हमने, प्लिंथ बीम बनाने के बाद हमने उसको अर्थ फिलिंग कर दी। हम उसे अर्थ फिलिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम मतलब जैसे ब्रिक बैट्स होते हैं, या जो वेस्ट होता है ना, मलबा हम जिसे बोल देते हैं बिल्डिंग का। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे अर्थ फिलिंग करते हैं, और इसे प्रॉपरली हम कॉम्पैक्ट करते हैं। अगर हम इसे कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये सेटल्ड होना शुरू हो जाएगा। और सपोज़ हमने इसको कॉम्पैक्ट नहीं किया, इस मिट्टी को, या हमने जो भी मटेरियल यहाँ पे फिल किया है, लाइक यहाँ पे हम मिट्टी के अलावा कोर्स एग्रीगेट भी डाल सकते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारा बिल्डिंग का उसे डाल सकते हैं, ब्रिक बैट्स डाल सकते हैं। ब्रिक बैट्स क्या होते हैं, ब्रिक के टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसके ऑप्शंस ले सकते हैं, सॉइल की जगह हम ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। और जो टॉप लेयर होगी उसको हम सॉइल से कवर कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को प्रॉपरली हमें कॉम्पैक्ट करना होगा, मतलब दबाना होगा अच्छे से। अगर हमने इसके बीच में मतलब सपोज़ गैप रह गया, एयर गैप रह गया, कॉम्पैक्ट नहीं किया, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये सेटल्ड होकर हमारी जो फ्लोरिंग होगी उसको इफ़ेक्ट करेगा।
हमारी फ्लोरिंग में क्रैक्स आ सकते हैं, वो अनइवन हो सकती है, मतलब कहीं पे अप डाउन थोड़ी इस तरह से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसको कॉम्पैक्ट करना होगा। और जब हमने इसकी अब अर्थ फिलिंग कर ली, तो अब इसके ये जो हमारे बीम्स हैं, ये जो बीम्स हैं इनके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, एक फ्लोरिंग बनाएंगे। अब वो हम चाहे कंक्रीट की स्लैब डालेंगे सबसे पहले इसके ऊपर, उसके बाद हम जो भी हमें जिस भी टाइप की फ्लोरिंग चाहिए उसी टाइप का मटेरियल यूज़ करेंगे हम। देखिए अब आ जाता है हमारा डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। बेसिकली हम इसे हिंदी में बोलते हैं नमी रोधक रद्दा। मतलब हमारे स्ट्रक्चर में नमी ना आए उसके लिए हम ये वाला एक कोर्स लेयर लगाते हैं। ठीक है, तो डीपीसी भी हम लास्ट पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये जो इसने एक लेयर लगाई है, ये डीपीसी की लेयर है। डीपीसी की जो लेयर होती है वो हमारी एक तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा प्लिंथ लेवल है उसके ऊपर लगती है। दूसरी चीज़ कि हमारी जितनी वॉल की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई का हमारा ही डीपीसी की लेयर लगेगी। ठीक है, और डीपीसी की जो ये थिकनेस है, मोटाई है जो इसकी, ये जनरली हम 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक रखते हैं, लेकिन जनरली हम इसको 4 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि अब जो ये नीचे ग्राउंड से जो वॉल आ रही है हमारी, इससे जो मॉइस्चर आएगा वो हमारा क्या होगा, इस लेयर की वजह से जो अब इसके ऊपर हमारी वॉल कंस्ट्रक्ट होगी वहाँ तक नहीं जाएगा वो। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है डीपीसी के बाद। अब डीपीसी के बाद हम इसके ऊपर करेंगे फ्लोरिंग। ठीक है, तो फ्लोरिंग बेसिकली फ्लोरिंग जो है वो हमारे बिल्डिंग का, हमारे स्ट्रक्चर का बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। फ्लोरिंग एक तो जो हमारे घर है या जो बिल्डिंग है उसको एक तो बहुत अच्छा सा प्लेजेंट सा लुक प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फ्लोरिंग जो है हमारा वो जब भी हम लगाएंगे तो उस पर एक बेस कोट जो लगाएंगे हम जनरली जैसे सीमेंट का लगाएंगे। ठीक है, और फ्लोरिंग हम अर्थ के ऊपर जैसे जब फ्लोरिंग करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही टाइप की सीमेंटेड या मान लो ब्रिक फ्लोरिंग या टाइल फ्लोरिंग, ऐसा नहीं है, हम कोई भी फ्लोरिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस जगह की रिक्वायरमेंट कैसी है। सपोज़ अगर नमी वाली जगह है, मॉइस्चर वाला काम है वहाँ पे कुछ, तो वहाँ पे हम टिम्बर फ्लोरिंग नहीं यूज़ करेंगे। जैसे हम टिम्बर फ्लोरिंग यूज़ कर सकते हैं, लैमिनेटेड यूज़ कर सकते हैं, विनाइल फ्लोरिंग यूज़ कर सकते हैं, पोर्सलिन सेरामिक जो हमारी टाइल फ्लोरिंग होती है, नेचुरल स्टोन फ्लोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मार्बल, ग्रेनाइट। तो लेकिन इन सब में कुछ चीज़ें मतलब देखी जाएंगी। अब जैसे मैंने बताया ना, अगर मॉइस्चर वाली जगह है तो वहाँ पे टिम्बर वाली फ्लोरिंग हम यूज़ नहीं करेंगे। और जैसे कोई मान लो फैक्ट्री एरिया है या कोई प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे हम टाइल वगैरह का इस तरह का यूज़ नहीं करेंगे। सपोज़ कोई गैराज है, वहाँ पे हम सोचें कि हम सेरामिक टाइल लगा दें, हम वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फ्लोरिंग करते हैं। अब सपोज़ मेरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो मैं वहाँ ग्रेनाइट भी लगा सकती हूँ, मार्बल भी लगा सकती हूँ, टिम्बर भी लगा सकती हूँ। ठीक है, स्टोन फ्लोरिंग, मतलब वहाँ मैं कोई भी फ्लोरिंग अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकती हूँ। तो फ्लोरिंग बेसिकली एक हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टली एक लेयर होती है। ठीक है, जो कि हमें एक प्लेजेंट सा लुक एंड एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। सपोज़ हमारे घर के अंदर अगर हम फ्लोरिंग ना करें तो हमें कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। हमने ऐसे ही मतलब टेम्परेरी काम करके छोड़ दिया, फ्लोरिंग नहीं करी, तो ये सब चीज़ें हमें फ्लोरिंग से मिलती हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वॉल्स। वॉल्स क्या है, वॉल्स हमारे बिल्डिंग का वर्टिकल कंपोनेंट है। जैसे कॉलम भी हमारी बिल्डिंग का वर्टिकल कंपोनेंट होता है। फ्लोरिंग हमारी हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन जो वॉल्स हैं वो हमारी वर्टिकल हैं। और जो हमारी वॉल है उसको हम स्टोन की वॉल भी बना सकते हैं, ब्रिक्स की भी बना सकते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स की भी बना सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स की हम वॉल्स बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के हम इसमें बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा हो जाता है, वॉल जो होती है हमारी वो सिंगल ब्रिक वॉल भी होती है और डबल ब्रिक वॉल भी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम क्या है, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट कॉलम। मतलब जो हमने भी पहले पीसीसी पढ़ा था उसी के अंदर हमने रेनफोर्सिंग मटेरियल ऐड कर दिया। मतलब इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, सरिया ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया आरसीसी कॉलम।
आरसीसी कॉलम या कॉलम जो है हमारा, वो भी हमारी बिल्डिंग का वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ये देखिए डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, ये जितने भी वर्टिकल मेंबर हैं, ये वर्टिकल, ये कॉलम है, और ये जो हमारा ये पूरा हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हमारे सारे बीम हैं। और इसके बीच में जो ये ब्राउन से कलर की दिखाई दे रही है हमारी वॉल है, एंड ये ग्रे कलर का जो है ये हमारा फ्लोर है। तो इस तरह से हम हर चीज़ को मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता अब किसी भी बच्चे को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होगी कि क्या मैडम कॉलम होता है, वॉल क्या होती है, या बीम क्या होता है, या फ्लोर क्या होता है, या अभी हमने लास्ट जो पढ़ा प्लिंथ, डीपीसी, मतलब ये सारी चीज़ें। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न रहना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली कॉलम का काम क्या होता है, कॉलम जो ऊपर से हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, जो स्लैब है या बीम है, उसका जो लोड है वो कॉलम के थ्रू कहाँ ट्रांसफ़र करता है, फाउंडेशन में, और फाउंडेशन के थ्रू वो हमारा जो लोड है कहाँ जाता है, बिल्डिंग का ज़मीन में, अर्थ में। ठीक है, कॉलम जो होता है वो कॉलम हमारा डिफरेंट साइज़ का हो सकता है और डिफरेंट शेप का भी हो सकता है। मतलब साइज़ भी हमारा कोई फिक्स नहीं है कॉलम का कि हम एक पर्टिकुलर साइज़ ही रखेंगे, लेकिन मिनिमम जो हम रखेंगे वो 9 इंच का कॉलम रखते हैं। 9 इंच मतलब 225 mm इंटू 225 mm। अब देखिए जैसे इस कॉलम की शेप क्या होगी, स्क्वायर शेप होगी, क्योंकि इसकी डायमेंशन देख के ही पता चल रहा है। कॉलम हमारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, एल शेप में भी हो सकता है, एंड स्क्वायर में भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा कॉलम होता है स्क्वायर, और उसके बाद रेक्टेंगल आ जाता है। ये सारा फिर डिपेंड करेगा डिज़ाइन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिल लेवल। मैंने लास्ट भी बताया सिल लेवल होता क्या है बेसिकली। अब ये आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर ये देखिए, ये हमारी नीचे फाउंडेशन, सबसे नीचे फाउंडेशन दिखाई दे रही है। ये हमारी ये फाउंडेशन दिखाई दे रही है। फाउंडेशन के ऊपर इन्होंने एक वॉल बनाई, इन्होंने एक अपना मतलब जैसे लेवल तैयार कर लिया। इस लेवल के बाद इन्हें विंडो लगानी है सपोज़। ठीक है, ये फाउंडेशन लगाने के बाद इन्होंने अपना प्लिंथ हाइट है उसको कवर किया, प्लिंथ लेवल तैयार किया। ये हमारा, आप देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल के बाद इन्होंने ये अंदर जो है एक डोर लगाया है। ठीक है, ये डोर लगाया है, और यहाँ इन्होंने एक विंडो लगाई है। ठीक है, अब आप सिल लेवल और लिंटल में फ़र्क देखना। आप ये देखिए कि इसके अंदर यहाँ पे ये डोर और विंडो के लिए, क्योंकि हमारा जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम डोर और विंडो लगाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इन दोनों का लेवल सेम हो। इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड एक तो मेंटेन होगा। ये मतलब यही स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। दूसरा, आपके जो रूम है या आपकी बिल्डिंग है, जो भी पार्ट है आपकी बिल्डिंग का, उसका लुक अच्छा आएगा। अगर आप इसी विंडो को थोड़ा नीचे से दे दोगे तो वो अनइवन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिंटल प्रोवाइड किया है। इसी तरह से ये हमारा है सिल लेवल। सिल लेवल क्या होता है कि हमारे प्लिंथ लेवल के बाद विंडो जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, ये हमारा होता है सिल लेवल। तो सिल लेवल पर भी जैसे यहाँ लिंटल प्रोवाइड किया है, ऐसे ही यहाँ पे कंक्रीट की एक लेयर प्रोवाइड करते हैं हम सेम। बस डिफरेंस ये है कि जो टॉप पे है उसको लिंटल बोल देते हैं, और जो बॉटम पे है उसको हम सिल लेवल बोल देते हैं। और ये जो हमारा सिल लेवल है, यहाँ से लेके विंडो की हाइट से, मतलब हमारे प्लिंथ से लेके जो विंडो तक ये वाली जो हाइट है सिल लेवल है, ये जनरली हम 3 फीट और 90 सेंटीमीटर रखते हैं। और उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतना तो हमें रखना ही रखना है। उससे ज़्यादा भी हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, डिपेंड करता है हम किस तरह की विंडो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिंटल हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंटल के बारे में हम लिंटल के चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसमें लिंटल दिखाया हुआ है। एक बस इसकी डायमेंशन का हम देख लेते हैं। लिंटल जो होता है बेसिकली, जो इसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती हैं, जो इसकी विथ होगी, लिंटल की जो चौड़ाई होगी ये उतनी होगी जितनी हमारी दीवार की चौड़ाई है। अगर हमारी सिंगल ब्रिक वॉल है तो सिंगल ब्रिक के हिसाब से होगी, और डबल है तो डबल के हिसाब से।
लेकिन जो इसकी मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है लिंटल की, वो 4 से 6 इंच होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीलिंग। सीलिंग बेसिकली क्या है, सीलिंग कोई सेपरेट पोर्शन नहीं है, कंपोनेंट नहीं है हमारी बिल्डिंग का। सीलिंग बेसिकली होता है जब हमारी मान लो स्लैब है हमारा, ग्राउंड के बाद हमने एक स्लैब डाली, हमने मतलब मान लो चाहे हम टेरेस बना रहे हैं, तो उसी टेरेस का जो बॉटम पोर्शन होगा, जो हमारी स्लैब का बॉटम पोर्शन होगा, उसको हम सीलिंग बोलते हैं। अगर आप अभी जैसे अपने रूम के अंदर देखें और आप रूम से जैसे आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ बैठ के, आपको आपके घर की आप हो गई मुझे छत दिखाई दे रही, तो ये जो आपको रूम से जो इसका बॉटम पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे सीलिंग। बेसिकली सीलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि सीलिंग को हम आज के टाइम में, पहले क्या था हम सिंपल रखते थे, बट आज के टाइम में क्या है कि सीलिंग को हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस दे रहे हैं, जिससे हम फॉल सीलिंग का नाम दे देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन दे रहे हैं, उससे जो बिल्डिंग है उसका लुक ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो हम इसमें फॉल सीलिंग वगैरह कराते हैं, हम किस मटेरियल के थ्रू कराते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू। ठीक है, जिसे फॉल सीलिंग बोलते हैं। और जनरली जो फॉल सीलिंग होती है उसके लिए हम अपने फ्लोर से और सीलिंग तक की जो क्लियर हाइट रखते हैं, वो 9 फीट 6 इंचज़ टू 10 फीट 6 इंचज़ तक हम रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ देखनी है कि हमें इतनी कम नहीं कर देनी डिज़ाइन के चक्कर में कि इन केस आप फ़ैन वगैरह लगा रहे हो और कभी आपके रूम में मान लो कोई बेड है, आपको कुछ उसके ऊपर फ़ैन है, तो ऐसा ना हो कि आप खड़े हो, आप इतना लेवल नीचे ले आए हो कि वो फ़ैन जो है वो बिल्कुल ही आपके सर से भी नीचे आ जाए। तो थोड़ा सा इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। बाकी हम अपनी नीड के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि हम स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है छज्जा। अब आ जाता है हमारा छज्जा। छज्जा भी मैं लास्ट आपको सनशेड बता चुकी हूँ। छज्जा जो होता है बेसिकली उसको हम वेदर शेड भी बोल सकते हैं, सनशेड भी बोल सकते हैं। और जनरली जो ये छज्जा बनाया जाता है बेसिकली विंडो के ऊपर बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? ताकि डायरेक्टली रेन वाटर और सनलाइट ना पड़े, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सपोज़ ये देखो डायग्राम दिखाया हुआ है, अब रेन वाटर होगा तो इसके ऊपर से वो फ्लश आउट हो जाएगा। छज्जे की जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है, अब देखिए इसकी ये जो चीज़ रखी जाएगी, हमारी विंडो की चौड़ाई, विंडो की चौड़ाई प्लस उसमें हम साथ में मतलब जैसे एक्स्ट्रा निकालेंगे इधर साइड और इधर साइड, उसे हम बोलते हैं बियरिंग। तो वो जो विंडो की विथ है उसमें 1.15 मीटर बियरिंग बोथ साइड, मतलब 0.15 मीटर इधर और 0.15 मीटर इधर, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। और विथ ऑफ छज्जा जो होगी वो हमारी होगी 0.45 मीटर टू 0.6 मीटर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आरसीसी बीम। आरसीसी बीम बेसिकली क्या है, मतलब ये भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है बेसिकली होता है क्या है, किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर हम बीम और कॉलम को इजीली देख सकते हैं, जैसे डायग्राम के अंदर दिखाया है। हॉरिजॉन्टल जो मेंबर है वो हमारा बीम है और वर्टिकल मेंबर जो है हमारा वो कॉलम है। बेसिकली बीम का काम क्या होता है, वैसे बीम जो है वो दोनों कॉलम और बीम सेम चीज़ है। हमने इसको वर्टिकली यूज़ किया तो ये कॉलम का काम करेगा और हॉरिजॉन्टली यूज़ किया तो ये बीम का काम करेगा। होता है क्या है कि बीम क्या करता है, दो कॉलम को जोड़ता है, दो कॉलम को जोड़ेगा प्लस इसके ऊपर जो लोड आ रहा है, अब सपोज इस बीम के ऊपर ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है, इस लोड को बीम यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र करके कॉलम पे ले जाएगा और कॉलम से फिर वो फाउंडेशन तक चला जाएगा। ठीक है, बीम की भी जो मिनिमम डायमेंशन होती है वो 9 इंच बाय 9 इंच होती है, मतलब जो हमने लास्ट पढ़ा था 225 mm इंटू 225 mm। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूफ स्लैब। रूफ स्लैब क्या है? रूफ स्लैब बेसिकली क्या होती है, जो हमारा स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसको कवरिंग देती है हमें। मतलब सपोज़ हमने कोई बिल्डिंग बनाई और उसके ऊपर हमने कवरिंग नहीं करी, स्लैब नहीं डाली, तो हमें उसका बिल्डिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ना वो हमें बारिश से बचाएगी, ना धूप से, और ना ही आंधी तूफान से। तो बेसिकली रूफ स्लैब का काम क्या है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? एनवायरमेंटल फैक्टर से, लाइक सन, विंड एंड रेन।
और स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या होती हैं आरसीसी स्लैब की, जो जनरली थिकनेस हम यूज़ करते हैं 4 से 6 इंच, एंड एज पर रिक्वायरमेंट कि लोड कितना है बिल्डिंग पर मोस्टली हम यही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डोर्स। डोर्स बेसिकली डोर बेसिकली डोर जो होता है हमारा घर में एंट्री और एग्ज़िट के लिए होता है, ठीक है। एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होते हैं हमारे घर के अंदर। विदाउट डोर सपोज हमने कोई बिल्डिंग बना दी लेकिन वहाँ हमने आने जाने के लिए कोई एंट्री पॉइंट छोड़ा ही नहीं या एग्ज़िट पॉइंट छोड़ा ही नहीं, तो आप कैसे उस घर के अंदर जाएंगे और कैसे बाहर आएंगे, ठीक है। दूसरा, एक तो मेन पर्पज़ हो गया ये, दूसरा होता है सिक्योरिटी पर्पज़। अगर आपने अपने घर में दरवाज़ा लगाया ऐसे बिना दरवाजे के नहीं छोड़ा, तो आप कहीं जा रहे हो तो आप उसको लॉक कर सकते हो। थर्ड हो जाता है कि एक डोर लगाने से, मान लो मैंने एक रूम बनाया और उसमें डोर लगा दिया, तो प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप डोर नहीं लगाओगे तो वहाँ कोई भी आएगा जाएगा। तो आप इस तरह से अपने जो बिल्डिंग के अलग अलग जो आपने रूम्स, किचन, बाथरूम, जो भी चीज़ें आपने बनाई है, आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा चीज़ें, डोर की डायमेंशंस, डोर के टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डोर के चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विंडो। विंडो का जो मेन रोल होता है, विंडो बहुत इसेंशियल होती है हमारी बिल्डिंग के अंदर। बेसिकली होता है क्या है कि विंडो हमारी होती है फ्रेश एयर और लाइट के लिए, नेचुरल लाइट के लिए। आप वेंटिलेशन बोल सकते हो और नेचुरल लाइट के लिए बोल सकते हो। विदाउट एनी विंडो जो हमारा जो घर है वो काफ़ी ना ऐसे हो जाएगा, उसमें कोई अगर सनलाइट नहीं है तो वो जैसे हमारा कोई डार्क रूम होता है, इस तरह से वो हो जाएगा, ठीक है। और विंडो हम किसी भी डिज़ाइन की या किसी भी मटेरियल लाइक वुडन, एल्यूमिनियम या फिर आप स्टील बोल सकते हो, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। एंड इससे ज़्यादा डोर विंडो के बारे में हम सारा उसकी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर विंडो एंड डोर का पूरा पूरा चैप्टर हमें कवर करना है। नेक्स्ट आ जाता है पैरापेट। पैरापेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैरापेट बेसिकली होती क्या है, एक वॉल होती है जो कि हम रूफ़ या टेरेस पर बनाते हैं, जिसकी हाइट जनरली 3 फीट टू 1 मीटर रखी जाती है। और बेसिकली इसका काम क्या होता है, बेसिकली होता क्या है कि आप फिर आराम से फ्रीली, चाहे मतलब कोई मिसहैपनिंग होने के इतने चांसेस नहीं रहते। होता क्या है, सपोज़ कोई बच्चा है या कोई मतलब इस तरह की, जैसे ये सारी जो घटनाएं होती हैं ना, इनसे आप थोड़ा सा बच जाते हो। पैरापेट हम इसीलिए बनाते हैं ताकि एकदम से कोई सडनली, मान लो अगर पैरापेट नहीं होगी तो एक तरह से वो रोक नहीं सकता बंदे अपने आप को, अगर कोई गिर रहा है या कुछ इस तरह से है। पैरापेट वॉल जो होती है हमारी, आप कंक्रीट से भी बना सकते हैं, हम स्टील से भी बना सकते हैं, एल्यूमिनियम, ग्लास, इन सब चीज़ों से भी बना सकते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डायमेंशंस जो होती हैं पैरापेट की 3 फीट या फिर हम कह सकते हैं 1 मीटर, इतना हम बनाते हैं। और बाकी डिपेंड करता है, हम बढ़ा भी सकते हैं इसको, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ की रिक्वायरमेंट कैसी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि अपना घर बनाया और दीवारें काफ़ी ऊंची कर लेते हैं और बाहर से प्लास्टर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, किसी आउटसाइडर का अननेसेसरी मतलब रात में या किसी भी इस तरह से चोरी छिपे से आना से थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाता है। और सपोज़ आपने पैरापेट बना दी 3 फीट की, और अगर आपके वहाँ का एरिया ऐसा है कि कोई भी मतलब आजू बाजू के यहाँ से साथ वाली छत से इस तरह से चढ़कर ऊपर छत पर आ सकता, तो उस केस में थोड़ा सा हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, बढ़ा भी लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोपिंग। बेसिकली क्या है, कोपिंग जो हमारी लगाई जाती है, कोपिंग जो हमारी लगाई जाती है इसलिए बनाई जाती है कि जो हमारी पैरापेट वॉल है, पैरापेट वॉल के ऊपर ही हमारी कोपिंग होती है। पैरापेट वॉल हो गई या फिर कंपाउंड वॉल हो गई, जैसे मान लो कोई आपकी बिल्डिंग की बाउंड्री है उसके ऊपर, ये इसलिए लगाई जाती है कि अब देखिए ये हमारी पैरापेट वॉल बनाई हुई है और ये ऊपर से कोपिंग लगाई हुई है, ये कोपिंग है, ये वाली हमारी कोपिंग है। बेसिकली कंक्रीट या सीमेंट के हम इसे बनाते हैं और इसके अंदर कई बार हम वाटर प्रूफिंग मटेरियल भी ऐड कर देते हैं। ये इसलिए लगाई जाती है, अब सपोज़ देखो बारिश आएगी तो बारिश क्या है, डायरेक्टली प्रेशर से इसके ऊपर पड़ेगी, तो अब क्या होगा, इसमें हमने थोड़ा सा ना टेपर शेप दी हुई है। जो कोपिंग होती है हमारी फ्लैट नहीं होती, थोड़ी टेपर शेप में होती है, जिससे रेन वाटर जो होगा वो फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। पानी डायरेक्टली हमारी दीवार में नहीं जाएगा,
पानी डायरेक्टली जब प्रेशर से अगर हम कोपिंग नहीं लगाएंगे तो हमारी दीवार के अंदर जाएगा और दीवार से वो मॉइस्चर हमारी बिल्डिंग के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने कवर करी इस वीडियो के अंदर, और मुझे उम्मीद है ये आप सबको क्लियर होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।